दोस्तों, यूपीपीसीएस बदल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या आपकी तैयारी बदली है? क्योंकि 2026 में सिर्फ ज्यादा पढ़ने वाले नहीं, सही पैटर्न समझने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे। 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सिर्फ कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। और शौक की बात तो यह है, आज भी 90% एस्पिरेंट्स 2018 वाली स्ट्रेटेजी ही अपनाते हैं, लेकिन पेपर कंप्लीटली एनालिटिकल हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा, हिडन टॉपिक समझाऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा जिसको पढ़ के आपका मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है ना। तो यहां पे हम रणनीति, मनोविज्ञान, अनुशासन और सफलता, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और सक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा आपके सामने एक कंप्लीटली पूरा एक डिटेल प्लान है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहला, क्या बदला है यूपीपीसीएस में? प्रश्न की गहराई, डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस के बड़े हैं, यूपी केंद्रित प्रश्न आने लग गए, अब करंट अफेयर एकीकरण होने लग गया, मतलब करंट अफेयर का अब इंटीग्रेशन जो स्टैटिक सब्जेक्ट है अब उसके साथ होने लग गया है। नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्क्स तो है ही है, नो डाउट है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स अब हम ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हो गया। कैसे, मैं ये बताऊंगा आपको। फिर एक तो है इथिक और एक है ह्यूमैनिटीज। इस पर्सपेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जैसे निरंतर रणनीति चयन का एक आपको बताता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें श्योर हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, है ना, कितने लोग? लगभग 5 लाख के आसपास, 5,76,000। ये 2024 का साइकिल है। 42% लोग सिर्फ एग्जाम देते हैं, 2,41,41,000 लोग। और इसी के साथ में कितने लोग यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करते हैं? 6.2% लोग। साक्षात्कार इंटरव्यू कितने लोगों का होता है? 1.2% लोगों का। चयनित लास्ट में कितने हुए? 932 पोस्ट थी, 0.16%। तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। पहली चीज तो बस थोड़ा सा आगे तक बने रहिए, कितने पोस्ट आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो बस थोड़ा देर तक बने रहिएगा। तो मिथ क्या है कि सफलता के लिए आपका आईक्यू बहुत तेज होना चाहिए, आपके पास बुक बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके पास ज्यादा मार्क्स आएंगे, 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। नो कोचिंग नो सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खुद से भी हो सकता है। ये सब आज मैं आपके सामने ही तोड़ के बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, 2021 में प्रीलिम्स कब हुआ? अक्टूबर में। 2022 में प्रीलिम्स कब हुआ? जून में। और 2023 में कब हुआ? मई में। 2024 में अब ये प्रोटेस्ट की वजह से डिले हो गया था और ये चले गया था दिसंबर में। फिर 2025 में कब हुआ हमारा? 14 मार्च 2026 के आसपास पूरा एक शेड्यूल मिल गया था कि हाँ चलो अब ऐसे ऐसे चलेगा, ये भी चले गया था वही अक्टूबर नवंबर के आसपास। 2026 का क्या चालू हुआ? नोटिफिकेशन इसका मार्च में आ गया था 2025 का, मगर 2026 का नोटिफिकेशन कब आ सकता है? या तो जून के एंड में या तो जुलाई तक। ये नोटिफिकेशन का डेट है, कंफर्म है, ये दोनों महीने में आ सकता है। जून के एंड में शायद से आ जाए और जुलाई तक आपको फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया पूरा दे दे। तो यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया है, हो सकता है अप्रैल से जून के बीच में आए, तो इसलिए मैंने बताया जून के एंड तक आ जाएगा, जुलाई में आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो जुलाई तक आपका पूरा फॉर्म भर के खत्म हो जाएगा। 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है और इसका जो परिणाम आएगा ये फरवरी मार्च तक आपके हाथ में आ जाएगा। मुख्य परीक्षा अप्रैल या मई तक हो जाएगी, साक्षात्कार इसका सितंबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अब गिन चुन के 12 से 13 14 महीना जो भी टाइम है आपके पास, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यहां पे मैं 3 लोगों को रखता हूं। पहले वो है जो बिगनर्स है, जिनको जीरो से पढ़ना है, तो प्लीज वो ध्यान से सुनिएगा। 18 महीने का है तो आपके पास 4 महीना आपको पहले क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। फिर 4 महीना क्या करना है? स्टैंडर्ड बुक है। 5 महीना फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। 3 महीना पीवाईक्यू को देना है। फिर उसके बाद जो लास्ट का आपका बचेगा 6 महीना, यहां पे आपको टेस्ट और रिवीजन करना है, बस। अब जो रिपीटर्स है, जिन्होंने 1 या 2 बार दे चुके हैं एग्जाम को, तो उनके लिए 1 महीना गैप लीजिए, पहला अच्छे से देखिए, एनालाइज करिए पीवाईक्यू को। फिर उसके बाद 4 महीना आपको रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, फिर पीवाईक्यू और टेस्ट पे, और फिर मेंस स्ट्रेटेजी आपकी मेंस 3 महीना चलाना है। इस तरीके से आपका चलेगा। और लास्ट का जो 6 महीना बच रहा है, जो भी बहुत ज्यादा एडवांस है, सिर्फ 6 महीना ही पढ़ना है, जो जॉब वाले हैं जिनके लिए है ना, तो उनको अपने टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर और मॉक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। अब पीवाईक्यू इंटेलिजेंस विश्लेषण में जो आपको समझाने वाला हूं, पिछले पूरे 12 साल के हिसाब से मैं एक व्यूज लेके आऊं, जैसे 2014 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, मोटा मोटा ईयर्स लिया हूं। यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस के अप्रोच देख रहे हैं आप, धीरे धीरे बढ़ने लग गए। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस साल ये एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो अब धीरे धीरे कम होने लग गए, तो उम्मीद तो मत लगाइए। स्पेशली जब से 2026 का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर दिखा है,
तो वो तो क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस यूपीएससी के क्वेश्चन का नकल करना चालू करता है। तो हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन का लेवल हो यहां से सीधा उठ के ऐसे देखने मिल जाए। तो प्लीज अब अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे रखिए, मगर वो कैसे होगा? तो मेंस पे ज्यादा फोकस करके। तो हमारा बैच भी चल रहा है, आपको चाहिए तो आप हमारा बैच भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी लिए तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा भी रहा हूं, है ना। बस अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब प्रीलिम्स के लिए देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कितने हो गए? 18 हो गए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं, 16 दिख रहा है यहाँ पे, 27 22 22 16 25 22, ये सब आपके सामने पूरा एक दिख जाएगा। जब भी आपके सामने आपको ये जब भी चैट, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पे जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस में गुप्त पैटर्न क्या क्या है? सबसे पहली चीज है, सबसे पहला टॉपिक क्या है? यूपी स्कीम कनेक्शन देखने लगे। अब यूपी में स्कीम कनेक्शन आने लग गए हैं, है ना। हर एक स्टेट के अच्छे अच्छे कनेक्शन पूछने लगे। अब एक हर 10 ईयर्स का एक साइकिल चालू हो गया है कि दोहराया जा रहा है। जैसे 2014 में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो 2024 में रिपीट किया जा रहा है, वैसे ही 2016 में कोई पूछा है तो 2026 में रिपीट किया जा रहा है। तो शायद से ये मेरा वीडियो देखने के बाद अब आयोग का कुछ क्या होगा पता नहीं मुझे। स्टेटमेंट बेस्ड डोमिनेट होने लगे अब क्वेश्चन, 1 2 नहीं 3 4 नहीं, अब 70% जो क्वेश्चन है अब वो स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गए हैं। राज्य का बजट देखिए, जो स्टेट के बजट आते हैं सबको पता है। फिर जोड़ी विषय आ गया है कि सब्जेक्ट पेयरिंग ट्रिक्स बहुत ज्यादा दिखने लग गई है। करंट अफेयर वीडियो आ गए हैं। फिर उसके बाद नकारात्मक चुनाव बहुत ज्यादा होने लगे, अब नेगेटिव क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। और संवैधानिक अनुच्छेद बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। अब अगर मैं पूछूं कि 12 वर्षों में जो भी सबसे बड़े जो ज्यादातर क्वेश्चन, एक तो 1857, फिर क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन से आए हैं, फिर मौर्य गुप्त काल के बारे में, यूपी प्रमुख योजनाओं के बारे में आए, संविधान में भाग 3 और 4 से ज्यादा आए हैं, यूपी भूगोल और नदियों के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं, फिर संघवाद और केंद्र राज्य के बारे में, और कृषि और सफल इसके बारे में पूछे हैं 12 वर्षों में। अब पाठ्यक्रम की भाषा को डिकोड करें कैसे? कि पहली बात तो एक तो होता है गवर्नेंस, सोसाइटी और पॉलिटी। ये आपके सामने मेजर बुक है जो हमें पढ़नी है। तो गवर्नेंस में आपको ज्यादातर स्कीम्स आते हैं, है ना, योजनाएं कार्यक्रम जो चल रही है। सोसाइटी में आपको सामाजिक वास्तविकता बतानी रहती है, और पॉलिटी में राजनीतिक संविधान की रचना कैसे हुई, ये सब चीज के बारे में आपको डिटेल समझाना रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर ठीक है, जो मेंस का पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, जैसे गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, यूपी स्पेशल्स हो गए, ये सब ज्यादातर मेंस में सबसे ज्यादा वैल्यू क्लियर करते हैं ना। तो लेकिन इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो यहां पे मैंने एक एक का डिटेल भी दे दिया आपको, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। ओके, अब परीक्षा वास्तव में क्या चाहता है? परीक्षा जो भी हमारा परीक्षार्थ है, जो लेने वाला है, एग्जामिनर है, वो हमसे क्या चाहता भी क्या है? वो क्या चाहता है कि पहली बात तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब आप दे रहे हो एग्जाम देने के लिए। दूसरा है यूपी, जब आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी के बारे में तो पता करो भाई। दूसरा क्या है? डेटा होना चाहिए आपके पास, सब डेटा भी आपको अच्छे से आना, और संतुलित दृष्टिकोण भी होना चाहिए। हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए थोड़ा, कि इस बार क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि थोड़ा एनालिटिकल होगा और थोड़ा डीप क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। अब इतिहास के लिए रणनीति क्या करनी है, मैं एक एक सब्जेक्ट की आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। पहला है कि इतिहास के लिए 6 to 12 की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी आपको करनी है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है 11th की और 12th की कर लीजिए। अगर ये दोनों की नहीं समझ में आएगी तब पीछे एक पे जाइएगा। स्पेक्ट्रम करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिपिन चंद्रा की ये बुक पढ़ लीजिएगा तो स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे खुद के भी आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहां पे दोनों के लिए बता रहा हूं। एक जो पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए, जो अगर अफोर्ड कर पाएंगे तो हमारा बैच बहुत महंगा नहीं है, आइए, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये पढ़ना है बस। आरओआई क्या है? पहला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जितना ज्यादा कम पढ़ोगे उतना ज्यादा मार्क्स लाने का। जैसे 1857 में जितने भी यूपी की सिटीज है वो पढ़िए। भक्ति मूवमेंट है तो कबीर तुलसीदास जी के बारे में पढ़िए। फिर बुद्धिज्म पढ़ना है तो यूपी में जो है सारनाथ, कुशीनगर है, ये सब के बारे में पढ़िए। मुगल आर्किटेक्चर में बारे में पढ़ना है तो आगरा, फतेहपुर सिकरी, ये सब चीज के बारे में पढ़िए। तो यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये होता है हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हमको लगता है हिस्ट्री के पूछे, नहीं, ये यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन मिला के पूछा गया है। हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, हम सब पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन यूपी स्पेसिफिक पढ़िए, ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। सेम चीज भूगोल में भी यही है कि 11 से 12 की एनसीईआरटी पढ़िए। जीसी लियोंग की पढ़ लीजिए, अच्छी है। एटलस रखिए अपने साथ एक। आपकी यहाँ पे महेश बर्नवाल चलती है, अच्छी बुक है, अगर वो भी करना कर लीजिए। ये सब नहीं कर पा रहे हो, सेम चीज है तरकाई स्पीसीज है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां से लोगों को मदद मिलेगी।
ये सब बेसिक से बताया जा रहा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो कभी। फिर इंडियन मॉनसून और क्लाइमेट पैटर्न, यूपी रिवर सिस्टम्स के बारे में देख लीजिए, इंडियन सॉइल एंड टाइप एंड क्रॉप स्टेबिलिटी के बारे में देखिए, सुटेबिलिटी जो होती है हमारी यूपी रीजन, जैसे तराई हो गया, दोआब हो गया, बुंदेलखंड हो गया, विंध्या हो गया, ये सब रीजन पे ज्यादा फोकस रखिए। तो ज्योग्राफी जब पढ़ते समय ये सब चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा। अब राजनीति और संविधान के बारे में, मतलब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यहाँ पे भी ये एम लक्ष्मीकांत है। डीडी वासु मत पढ़िएगा, बैर अच्छी बुक है, उसको लेके रखिए। तो आपको ये बुक और एक ये बुक, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। और स्टिल सेम चीज है, नहीं है तो तरकाई स्पीसीज है। यहाँ पे जब भी आप पढ़ोगे तो फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, फेडरलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, यूपीपीसीएस हो गया। यूपी पॉलिटी में विधानसभा के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से देखिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़िए। सेम चीज अर्थव्यवस्था के लिए भी यही है। ये आपको टॉपिक पूरी मिल जाएगी, मगर इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज है, इस वीडियो पे अगर अच्छा लाइक आया तो ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, वरना मेरा कुछ नहीं है, मैं ये दे दूंगा सीधा हमारे पेड ग्रुप में। सी सेट के लिए, सी सेट जो है रणनीति के लिए, आर एस अग्रवाल क्वांट, और बहुत ईजी है यार, ये मैं आपको आराम से पास करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, सबसे उपेक्षित मतलब सबसे ज्यादा अंक देने वाले यूपी के करंट अफेयर फैक्ट्स देखिए। संविधान के पार्ट 9 हो गया, 9A हो गया, यहाँ पे देखिएगा यूपी जनजाति और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अच्छे से देखिए। यूपी की जो नदी है, सहायक नदी है, इन सब के बारे में देखिए। बजट के बारे में देखिएगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आजकल बहुत न्यूज में भी रहा है, तो इनके बारे में अच्छे से नोटिस करिएगा। तो 6 जो मनोवैज्ञानिक जाल है ना, वो है कि पहला कि मोटिवेशनल कोलैप्स हो जाता है कि 3-4 महीना पढ़ेंगे फिर ये होगा नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, बर्नआउट फील होता है। फिर हमारा ओवर थिंकिंग हो जाता है, कंपैरिजन ट्रैप हो जाता है, और रीजनल एडिक्शन हो जाता है ना, कि भाई पढ़ते पढ़ते थक गया, कुछ हो रहा नहीं है, बर्नआउट हो गया, मॉडर्न बीमारी आ गई हमें। तो इस सबसे बचने के तरीका मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 पार्ट में ये वीडियो आ सकता है। अभी तो मैंने जो आपको बताया बहुत मिनिमल बताया। अब यहां से जो हम स्टार्ट करेंगे ना, यहां पे आपकी डेप्थ में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको करना। अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा डेप्थ में जाऊं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको दिख रही है मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ कि एआई कहाँ पे विफल हो जाता है, कहाँ पे आपको एआई से एडवांटेज लेनी है। लेकिन जाने से पहले मैं ऐसा नहीं कि कुछ चीजें आपको छोड़ के चले जाऊंगा। सबसे पहली चीज है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है ना। पूरा 12 महीने का आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं बताऊंगा। लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं, प्लीज अगर जितना हो सकता है आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे ना, मैं उतना ज्यादा आपके लिए मदद कर पाऊँ। तो आप करिए, मैं आऊंगा, आपकी पूरी यात्रा ये ना बहुत सिंपल कर दूंगा। लेकिन आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब ये नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भाई। ये प्रीमियम तरीका है, और ये मैं प्रीमियम अपने बैच वालों को बता दूंगा, मगर आपको नहीं बता। अगर चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अब देखिए 6 चीजें तो मैंने इस सब चीज के बारे में बात किया। अब होता क्या, जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम देते देते हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ज्यादा पढ़ लिए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो बर्नआउट फील होता है। फिर हमें लगता है यार हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब हम क्या ही कर लेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें सोचने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज सच बताऊं ना, कि ये एग्जाम है ही है, ये आपको एग्जॉस्ट करेगी। बस यहाँ पे शर्त ये रहती है कि आप कितना ज्यादा मेहनत करके इसको निकालने के लिए आगे आते हो। तो इसी के लिए मैंने बताया ना कि आप जितना डीप में जाओगे ना, उतनी ज्यादा आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती जाएगी। तो यहाँ पे आपको यही करना है ना। अब छोटी वो एक नियमित शुरुआत होनी चाहिए, जैसे दिख रही है, वातावरण बनाइए, एक इन्वायरमेंट, लाइब्रेरी जाइए, घर पे मत बैठ के पढ़िए भाई। घर पे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। एक ही सोर्स को कम से कम 5 बार रिवाइज करिए, अपनी मास्टरी लाइए उसी सोर्स पे, तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। और ऊपर से मैंने आपको ऑलरेडी बुक दे दी है, ये आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप अच्छे से देखिएगा, आपको सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज होती है जो हमें पता चलता है। 1 से 2 बुक से ज्यादा मत रखिएगा। पुराना नए एनसीईआरटी पढ़ना है ये आपके ऊपर है, मगर जो भी एनसीईआरटी सिलेक्टिव पढ़नी है मैंने ऑलरेडी आपके है, जब ये पीडीएफ मिलेगी तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सीसेट के कुछ क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखिएगा। और फिर सभी शहर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर का वीडियो मत उठा लीजिए, आज मैं किसी और का देख लूंगा, ये कर लूंगा। अब एआई की तैयारी का भविष्य कैसे रहेगा, एआई इसमें हमें कैसे मदद कर रहा है, तो एआई के नोट्स, पीवाई को विश्लेषण देखिए, मतलब ये आपको मदद करता है। कैसे मदद करता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। मैं अपने साथ एआई के साथ बैठ के बात करता हूं, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूं, तो मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मैं उस थॉट प्रोसेस को एआई के साथ शेयर करता हूं, तो वो मुझे अलग अलग एक पर्सपेक्टिव दिखाता है जो मैं आपके साथ आके शेयर कर रहा हूं।
क्या आपको लगता है यही सब चीजें बताने में लोग एक्सपीरियंस लेते हैं 20-20, 25-25 साल का, तब भी बता नहीं पाते हैं? मैं यहाँ पे आपके साथ बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो रही है कहाँ पे, पूरा स्ट्रेटेजी कहाँ पे, रोड मैप आपकी बन रही है, कोई रिवीजन साइकिल ही नहीं है जिसके वजह से मैं बार बार बस एग्जाम ही दे रहा हूँ, मेरा एग्जाम ही नहीं निकल रहा। होता है ना कि हम पढ़ तो सब रहे लेकिन आप एग्जाम नहीं निकल रहा तो खींच जाते हैं। उसके पीछे रीजन यही हो जाता है ना कि हमें सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने 12 महीने का पूरा शेड्यूल भी दे दिया आपको कि आपको कैसे पूरा फॉलो भी करना है। देख रहे हो, पूरा एक एक चीजें डिटेल में बताया। अब मैं क्या चाहता हूँ आपसे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ ना कि भाई अगर सच में चाहते हो ना कि एग्जाम निकल जाए और चाहते हो कि भाई सबके ताने खत्म हो जाए, तो प्लीज सीरियस हो जाइए। अब तो सीरियस ही हो जाइए, क्योंकि यार इतना ज्यादा टाइम हर किसी को नहीं मिलता। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा मजदूरी करके पढ़ रहा है, कोई कुछ करके पढ़ रहा है। मेरे लिए ऐसा रहता था ना कि मैं यार एग्जाम निकालना है, कैसे भी निकालना है। मेरा प्री इसलिए कभी नहीं रुका क्योंकि मेरे लिए वो क्लियर था कि मेरे लिए एग्जाम मेरा माई बाप है। अगर ये नहीं निकला तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। तो वही मैं अभी आपको भी समझा रहा हूँ, अगर सच में चाहते हो ना एग्जाम निकले तो करो यार मेहनत। और मैं हूँ यार, मैं मदद करने के लिए हूँ, बिलीव मी। मैं अपनी तरफ से इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज अगर आप कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, मैं हूँ, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन बिना करे तो नहीं हो पाएगा यार। मैंने आपके लिए एक शेड्यूल भी दे दिया। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम को निकालो कैसे। पूरा जीरो से अगर कोई तैयारी कर रहा है ना, आज भी इस वीडियो को देखेगा ना, वो एग्जाम को निकालने के एकदम पास में पहुंच जाएगा। लेकिन सेम चीज है, अगर मुझे इस वीडियो पे लाइक अच्छा नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, तो यार मैं मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती। तो प्लीज कमेंट और लाइक करिए, तो ज्यादा लोगों के पास जाएगा, ज्यादा लोग अवेयर होंगे। है ना, आजकल जिस हिसाब से कोचिंग माफिया बढ़ा है ना, वो बहुत बच्चों की जिंदगी खराब करते हैं। दोस्तों प्लीज ये करिएगा, और बस मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, जय हिंद।